ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नया सेशन, नई शुरुआत, नई सोच, नई सुबह के साथ हम आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारा वीडियो होगा वो होगा लूसेंट का खात्मा, है ना। लूसेंट का खात्मा। लूसेंट को अब हम सभी पेज बाय पेज खत्म करते चलेंगे, है ना। नींबू की तरह निचोड़ होगा। हर दिन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे लूसेंट का, है ना। क्योंकि लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में इस लूसेंट में जो कुछ भी दिया है ना, हिस्ट्री, भूगोल, है ना, इकोनॉमिक्स, विविध, साइंस, है ना, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं टू द लूसेंट आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूसेंट अब हम लोग प्रतिदिन देखेंगे, पेज बाय पेज, नींबू की तरह निचोड़ होगा इसका, और शानदार, जानदार, जबरदस्त, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अब, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो आप सभी को हम समझाना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो हर दिन नया टॉपिक पेज बाय पेज होगा, है ना। हर दिन लूसेंट का पेज बाय पेज जो है वो आपको दिया जाएगा, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पेज 1 है ना। पेज 1 में जितना भी प्रश्न है, जीरो से लेके हीरो लेवल तक का, सारे के सारे प्रश्नों का आज जो है वो श्री गणेश किया जाएगा, उसका खात्मा किया जाएगा, है ना। फिर दोबारा पलट के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लूसेंट को, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब पूरा लूसेंट, है ना, अब पूरा लूसेंट 1 महीने में खत्म, है ना। अब हम लोग जो है वो लूसेंट को 1 महीने में खत्म कर डालेंगे, है ना। इतिहास, प्राचीन भारत। आज हम लोग जिस टॉपिक का शुरुआत करेंगे उसका नाम है प्राचीन भारत, है ना। चलिएगा, लूसेंट का श्री गणेश, मतलब हम लोग लूसेंट का खात्मा करेंगे। जीके स्पेशल तड़का, है ना। जीके स्पेशल तड़का लूसेंट खत्म हो जाने के बाद मिलेगा, लेकिन जितना लूसेंट में दिया है वो सारे टॉपिक को जो है वो हम लोग हर दिन, है ना, खत्म करते चलेंगे, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चलिए आज हम लोग पेज नंबर 1 में जितने सारे प्रश्न हैं, जीरो से लेके हीरो लेवल तक के सारे को खत्म कर डालेंगे, है ना। चलिए, तो पेज नंबर 1 है ना, सब जहां जहां से प्रश्न होगा वो यहां पर पेज में दिया गया है ना। आप अपने लूसेंट में देख भी सकते हैं कि कहां से गुरुजी हमको बता रहे हैं, है ना, कहां से बता रहे हैं। तो आप देखेंगे सबका स्क्रीनशॉट मार के यहां पर चिपका दिया गया है ना। भारत का इतिहास, है ना, यहां से इसी टॉपिक से जो है वो जितना भी प्रश्न होगा आज आपको बताया जाएगा, है ना।
तो आज का पहला प्रश्न है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इतिहास के पिता कौन है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इतिहास के पिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला फ्रेडरिक रैटजेल, हिकैटियस, हेरोडोटस या इरेंटोस्थनीज, है ना? हिकैटियस। तो आपको बताना है इतिहास का पिता कौन है, तो इसका सही जवाब होगा हेरोडोटस, है ना? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है ना? बताना चाहते हैं इतिहास के पिता कहां के रहने वाले थे? ग्रीस के रहने वाले थे। इसी ग्रीस को बोलते हैं ग्रीक और इसी ग्रीक को बोलते हैं यूनान, है ना? मतलब कि एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, इसको 3 नामों से जाना जाता है, ग्रीस, ग्रीक और यूनान, जिसकी राजधानी है एथेंस, है ना? जिसकी राजधानी कहां पर है? एथेंस है। यह देश किस महाद्वीप में है? तो आपको बोलना है यूरोप महाद्वीप में है। कौन सी महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में है। कौन सा महाद्वीप? तो यूरोप, कौन सा देश है? तो ग्रीस, ग्रीक या यूनान, है ना? जिसकी राजधानी एथेंस है, ये किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है ना? तो जो हेरोडोटस है वो ग्रीस, ग्रीक, यूनान के रहने वाले थे, जिसकी राजधानी एथेंस है ना? और ग्रीस, ग्रीक या यूनान, ये जो देश है जिसको 3 नामों से जानते हैं, ये यूरोप महाद्वीप का अंग है ना? चलिएगा, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका नाम था, है ना? हिस्टोरिका, है ना? तो याद रखेंगे, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी इतिहास नाम की, उसका नाम है हिस्टोरिका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हिस्टोरिका। चलिए आगे देखते हैं। हेरोडोटस का जो जन्म है वो 484 बीसी में हुआ था, है ना? हेरोडोटस का जन्म कब हुआ? 484 बीसी में। लेकिन ये इसकी मृत्यु कब हो जाएगी? तो 430 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना? 430 बीसी में, है ना? तो यही हम लोग देख लिए, जितना कुछ लगा। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस है ना? ये कहां के रहने वाले थे? ग्रीस, ग्रीक, यूनान, तीनों एक ही नाम है, एक देश है जो किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी एथेंस है ना? हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका, है ना? इनका जन्म कब हुआ? 484 बीसी में, और इनकी मृत्यु 430 बीसी में हो जाता है ना? अब बताते चले, ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल है ना? हिकैटियस की अगर बात करें हम लोग, हिकैटियस की अगर बात करें तो हिकैटियस जो है ना, हिकैटियस जो है ये भूगोल के जनक माने जाते हैं। भूगोल, है ना? भूगोल के जनक, है ना? भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। वहीं अगर इरेंटोस्थनीज की बात करेंगे हम लोग, इरेंटोस्थनीज की, तो इरेंटोस्थनीज जो है ये व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं, है ना? व्यवस्थित भूगोल के जनक, है ना? व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं, है ना? तो प्रश्न संख्या 1 में बहुत सारे प्रश्न आ गए। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, इरेंटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2, है ना? प्रश्न संख्या 2, है ना? प्रश्न संख्या 2 कहता है, भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या बंगाल की खाड़ी, है ना? तो आपको बताना है भारत के उत्तर में स्थित है ना? तो इसका सही जवाब होगा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है ना? अगर भारत की भौगोलिक संरचना की बात की जाए
है ना, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, है ना, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा पूर्व, है ना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखेंगे ये जो हमारा माथा है ये उत्तर दिशा, पैर जो हो जाएगा वो दक्षिण, है ना, बायां जो हो जाएगा बायां हाथ वो पूर्व हो जाएगा, और दायां पश्चिम माना जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे भारत के उत्तर में जो है, भारत के उत्तर में जो है मेरे प्यारे भाई बहनों वो हिमालय पर्वत है ना। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत है ना। पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है। पश्चिम में कौन सा सागर? अरब सागर स्थित है। पूर्व में अगर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण की अगर बात करेगा तो दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से आप जान पाएंगे कि भारत के उत्तर में क्या है स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है, हिमालय पर्वत, है ना। पश्चिम की अगर बात करेगा तो पश्चिम में किससे घिरा हुआ भारत? अरब सागर से। दक्षिण की अगर बात करेगा तो हिंद महासागर से। पूर्व की बात करेगा तो बंगाल की खाड़ी से, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था यहां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत के पश्चिम में कौन महासागर स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन महासागर स्थित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया था इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भारत के पश्चिम में जो है वो अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर? अरब सागर स्थित है ना, अरब सागर इसका सही जवाब होगा, है ना। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है ना, पूर्व में। हिंद महासागर की बात करेगा तो हिंद महासागर भारत के किस छोर में है? दक्षिण में है ना। और अरब सागर जो है वो किधर है? पश्चिम में है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही प्रश्न आ गया ना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिण में कौन महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन महासागर स्थित है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर स्थित है ना। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा लुसेंट का पेज नंबर 1 से सारे प्रश्न निकाले गए हैं, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? उत्तर भारत में जो बसने वाले आर्य जाति के लोग हैं, है ना, उनके नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? तो इसका सही जवाब है आर्यावर्त पड़ा था, है ना, आर्यावर्त, है ना। तो याद रखेंगे उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत में बसने वाले, उत्तर भारत में बसने वाले आर्य जाति के नाम पर भारत का नाम, है ना, आर्यावर्त पड़ा, है ना, आर्यावर्त पड़ा। याद रखेंगे।
तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्य जाति के नाम पर भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा, है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना आर्य, क्वेश्चन नंबर 8वां है, आर्य के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, है ना। आर्य जाति के शक्तिशाली राजा थे भरत, है ना, उसके नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, है ना, तो भारत का नाम पड़ा भारत वर्ष, है ना। आर्य जाति का शक्तिशाली राजा था भरत, उसी के नाम पर भारत का नाम जो है वो भारत वर्ष पड़ा है ना। तो याद रखेंगे आर्यों का सर्वश्रेष्ठ राजा था, शक्तिशाली राजा था कौन, भरत, उसी भारत के नाम पर भारत का जो नाम पड़ा वो भारत वर्ष नाम पड़ा, है ना, याद रखेंगे। तो 8वां का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा पेज नंबर 1 से चल रहा है। ईरानियों ने भारत को कहा, ईरानियों ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, इंडिया कहा या भारतवर्ष। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को, है ना, याद रखेंगे, ईरानियों ने सिंधु नदी को, है ना, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, है ना, ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदू कहा, हिंदू नदी कहा, है ना। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, तथा इस देश को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। इस तरह से 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो भारत का नाम हिंदुस्तान ऐसे पड़ा कि ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कह दिया, हिंदू कह दिया, तथा इस देश को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। किसने कहा, ईरानियों ने कहा, क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, है ना। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, है ना। चलिए तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, यूनानियों ने भारत को कहा, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा, हिंदुस्तान कहा, आर्यवर्त कहा या भारत वर्ष कहा, है ना। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, है ना, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। कैसे कहा, यूनानियों ने सिंधु नदी को, है ना, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस कहा, इंडस। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस कहा, तथा इस देश को इंडिया कहा, तथा इस देश को क्या कहा, इंडिया, है ना। तो जो यूनानी लोग थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, सिंधु नदी को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा, है ना। तो याद रखेंगे, कोई पूछे मेरे दीवानों को कि इंडिया नाम भारत का कैसे पड़ा, तो डायरेक्ट बोलना है कि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो याद रखेंगे, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा तथा इस देश को क्या कहा, इंडिया कहा। किसने, यूनानियों ने कहा, है ना, याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का, है ना, भारत का नाम जम्बूद्वीप कैसे पड़ा, है ना। जामुन की अधिकता के कारण, जामवंत, है ना, जामवंत के कारण, है ना, A+B दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, है ना। भारत का नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा
क्योंकि भारत में जो जामुन के वृक्ष हैं वो अत्यधिक रूप में पाए जाते हैं, जिसके नाम पर भारत का नाम जो पड़ा वो जम्बू द्वीप पड़ा, है ना। कुछ अन्य इतिहासकार कहते हैं कि रामायण में जो जामवंत हैं उनके नाम पर भारत का नाम जम्मू द्वीप पड़ा है ना। ये कथन है, सत्य नहीं है ना। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को जानते हैं कि जामुन की अधिकता के कारण भारत का नाम जम्मू द्वीप पड़ा, और रामायण में जो जामवंत जी हैं, जो जामवंत है ना, उनके नाम पर भी कहा जाता है कि भारत का नाम जो है वो जम्मू द्वीप पड़ा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिएगा अगला, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को बांटती है ना। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को बांटती है। पहला ऑप्शन पूर्व पश्चिम में बांटती है ना, पश्चिम में बांटती है, उत्तर दक्षिण में बांटती है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपका हो गया भारत, है ना। ये भारत हो गया, है ना। विंध्य पर्वत, है ना, विंध्य पर्वत, ये जो विंध्य पर्वत है ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है ना। ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है ना। तो यहां पर सीधा सीधी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कोई पूछे कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को बांटती है तो आपको जवाब देना है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटती है ना। यह प्रश्न यहां से उठाया गया है, लूसेंट में जब आप जाएंगे तो यहां से उठाया गया है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है ये देश को उत्तर से दक्षिण दिशा में बांटने का काम करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्य की पर्वत श्रृंखला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तर में रहते हैं, है ना। भारत के उत्तर में रहते हैं इंडो यूरोपीय परिवार के लोग, द्रविड़ परिवार के लोग, दोनों, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार के लोग रहते हैं, है ना। भारत के उत्तर दिशा में किस परिवार के लोग रहते हैं? तो इंडो यूरोपीय परिवार के लोग रहते हैं। और भारत के दक्षिण में जो है वो द्रविड़ परिवार के लोग रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभी आ गया। भारत के दक्षिण में रहते हैं प्रोटोस्टोलाइड, पैलियोमेडेस्ट्रेनियन, कॉकेसाइड, निग्रॉइड और मंगोलॉइड, है ना, है ना। तो याद रखेंगे कि भारत के जो दक्षिण में रहते हैं उनका नाम है द्रविड़ जाति के लोग, है ना। भारत के दक्षिण में किस जाति के लोग रहते हैं? द्रविड़ जाति के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। याद रखेंगे भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन? प्राचीन इतिहास में, दूसरा मध्यकालीन इतिहास में, तीसरा आधुनिक इतिहास में, है ना। तो याद रखेंगे इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। इनमें से सभी भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में
किसने बांटा, है ना। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, किसने बांटा। पहला ऑप्शन क्रिस्तोफ सेलियरस, मार्टिन किंज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले इतिहास को जो 3 भागों में बांटा था उसका नाम है क्रिस्तोफ सेलियरस, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, लुसेंट का श्री गणेश होकर ही रहेगा, है ना। चलिएगा, अब हमारा भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक से सारा का सारा प्रश्न होगा। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से होता है ना। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। भारतीय विषय के बारे में जानकारी 4 स्रोतों से होता है ना। पहला क्या आ जाएगा, धर्म ग्रंथ से। पहला क्या आ जाएगा, धर्म ग्रंथ से होता है। दूसरा क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ से होता है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ से होता है ना। तीसरा क्या हो जाएगा जी, तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों के विवरण, है ना। विदेशी यात्रियों के विवरण के हिसाब से, है ना। विदेशी यात्रियों के विवरण, है ना। चौथा क्या आ जाएगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, है ना। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, है ना। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के माध्यम से, है ना। तो याद रखेंगे कि भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होता है। पहला कौन, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के माध्यम से, है ना। तो याद रखेंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना जा सकता है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना जा सकता है, ऑप्शन दिया गया है, धर्म ग्रंथ के माध्यम से, ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या इनमें से सभी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास को सभी माध्यमों से जाना जा सकता है। धर्म ग्रंथ के माध्यम से भी जाना जा सकता है, ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से भी जाना जा सकता है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के माध्यम से भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुसेंट का श्री गणेश, है ना। चलिए अगला, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है ना। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया पुराण, उपनिषद, वेद, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भारत का सबसे सर्व प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेद, है ना। वेद, है ना। तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषद कितने हैं, 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेद की संख्या कितनी, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, वेद के रचयिता कौन है। वेद के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया वेद व्यास, कालिदास, सूरदास या चेतानंद। तो वेद के रचयिता कौन है ना। तो इसका सही जवाब होगा वेद व्यास, है ना। वेद व्यास, वेद के जो रचयिता है उनका नाम है वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, इनका पूरा नाम होगा
है ना, इनका पूरा नाम होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कृष्ण, है ना, कृष्ण, है ना, द्वैपायन वेद व्यास, है ना, वेद व्यास, इन्होंने वेद की रचना की है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने, है ना, वेद की रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे, अगला, वेद उपदेश देता है। वेद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वेद क्या उपदेश देता है? पहला ऑप्शन वसुधैव कुटुंबकम की, तिरस्कार की, सूर्य सूक्त की, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वेद जो उपदेश देता है ना, वो वासुदेव कुटुंबकम की उपदेश देता है ना, वासुदेव कुटुंबकम की उपदेश देता है। कौन? वेद देता है ना। वेद ये नहीं कहता कि हम किसी भी जाति, धर्म, भाषा लोगों के साथ भेदभाव करें, है ना। वेद कहता है सभी धर्म, सभी जाति, भाषा के लोग एक हैं। लोग कर्म से जाने जाते हैं, है ना, लोग कर्म से जाने जाते हैं, है ना। तो वेद जो है ये वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सद्भावना की बात करता है ना। कौन करता है? वेद करता है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय समाज वेदों को मानती है। भारतीय समाज जो है वो वेदों को क्या मानती है? भारतीय समाज वेदों को क्या मानती है? नित्य मानती है, अपौरुषेय मानती है, पुस्तक मानती है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो भारतीय समाज है मेरे प्यारे बच्चों, वो भारतीय समाज वेदों को नित्य मानती है, उसके साथ साथ अपौरुषेय मानती है। इसका सही जवाब होगा A+B, है ना। नित्य भी भारतीय समाज मानती है वेदों को, और अपौरुषेय भी मानती है ना। तो भारतीय समाज वेदों को क्या मानती है? नित्य और अपौरुषेय दोनों मानती है। कौन? भारतीय समाज किसको मानती है? वेदों को मानती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है वेद कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 23, वेद कितने हैं, है ना। तो 4 है, 5 है, 6 है या 8 है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है ना। पहला कौन है? ऋग्वेद है ना। पहला कौन? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। दूसरा कौन है? यजुर्वेद है, यजुर्वेद, है ना। तीसरा कौन? सामवेद, सामवेद। और चौथा कौन है? अथर्ववेद है, अथर्ववेद, है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद, यजुर्वेद। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, है ना, वेद है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वेद है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। ये सारे के सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है ना। तो वेद है, वेद कितने हैं? 4 है। सामवेद, यहां पे जैसा ऑप्शन दिया गया है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो वेदों की संख्या कितनी? 4 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 11 मंडल हैं, 12 मंडल हैं या फिर 14 मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल है ऋग्वेद में, है ना। कितने मंडल? 10 मंडल है ना। चलिए आगे, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में
कितने सूक्त हैं? 1024, 1028, है ना, 1029 या 1030? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आपको याद रखना है 1028 सूक्त है ना। चलिए आगे, अगला, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? ऋग्वेद में कितने रचनाएं हैं? 10,450, 10,530, 10,462, 10,600? तो इसका सही जवाब होगा कि ऋग्वेद में 10,462 रचनाएं हैं। 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में। सोचिए कितनी बड़ी है ना। चलिए आगे, अगला, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ये जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, है ना, इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहते हैं, होत कहते हैं, युक्त कहते हैं, औसत कहते हैं। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होर्त कहा जाता था। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता था, याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन विश्वामित्र है, वाल्मीकि जी है, सूरदास या कबीरदास, है ना। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता हैं उनका नाम है विश्वामित्र, है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, चौथे मंडल में या फिर 9वें मंडल में? तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है ना। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, याद रखिएगा, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निम्न देवता की चर्चा की गई है ना। पहला सूर्य देवता सावित्री की, शिव की, विष्णु की या फिर कृष्ण की? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य देवता सावित्री की चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की चर्चा किया गया है, याद रखेंगे। सूर्य देवता सावित्री की चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है ना। कितने मंडल में? तीसरे मंडल में, है ना। चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा की गई है? सोम की, शिव की, A+B दोनों या विष्णु की, है ना। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, है ना, सोम देवता की चर्चा की गई है। किस देवता की चर्चा की गई है? सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, याद रखिएगा, है ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है ना। 10वां मंडल, 10वां मंडल, 11वां मंडल, 12वां मंडल या 14वां मंडल, है ना। तो आपको बताना है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है वो 10वां होगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है, सबसे बड़ा जो पाठ है वो 10वां है, याद रखेंगे, है ना। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन? 10वां, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। नदी स्तुति सूक्त में चर्चा है। ये सारे के सारे प्राचीन ग्रंथ है ना। नदी स्तुति सूक्त मतलब ये ग्रंथ है, पुस्तक है। नदी स्तुति सूक्त में चर्चा है। जो नदी स्तुति जो ग्रंथ है, पुस्तक है, इसमें किसकी चर्चा की गई है? नदियों की प्रशंसा की गई है ना। ब्रह्मांड के सृजन की बात कही गई है, वैदिक समाज की बात कही गई है, इनमें से कोई नहीं। तो नदी स्तुति सूक्त में जो है वो नदियों की प्रशंसा की गई है। भारत में जो विभिन्न नदियां हैं उनके बारे में प्रशंसा की गई है, उनकी सुंदरता, है ना, उनके क्वालिटी, है ना, उनका महत्वपूर्ण योगदान, है ना, पवित्रता इत्यादि के बारे में जो है वो नदी स्तुति सूक्त में चर्चा की गई है ना। तो नदी स्तुति सूक्त में जो चर्चा की गई है वो नदियों की प्रशंसा के बारे में चर्चा किया गया है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पुरुष सूक्त में चर्चा की गई है वैदिक समाज की, ब्रह्मांड के सृजन की, है ना, नदियों की प्रशंसा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष सूक्त में चर्चा की गई है ना। पुरुष सूक्त में चर्चा की गई है। तो पुरुष सूक्त में वैदिक समाज की चर्चा की गई है ना। जो वैदिक समय के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, उनकी जो चर्चा की गई है वो कहां पर किया गया है जी? तो पुरुष सूक्त में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पुरुष सूक्त में वैदिक समाज के बारे में बताया गया है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि लुसेंट का पेज नंबर 1, उसमें जितना सारा प्रश्न है 0 से लेकर हीरो लेवल तक का, सबका नींबू की तरह से निचोड़ करके आपको एमसीक्यू के रूप में बताया जा रहा है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36, नासदीय सूक्त में क्या है? नासदीय सूक्त में क्या है? वैदिक समाज के बारे में चर्चा किया गया है, ब्रह्मांड के बारे में चर्चा किया गया है, नदियों की प्रशंसा की गई है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो नासदीय सूक्त में जो है वो ब्रह्मांड के सृजन के बारे में चर्चा किया गया है। नासदीय सूक्त में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। किस सूक्त में बताया गया, किस ग्रंथ में, किस पुस्तक में? तो नासदीय सूक्त में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड का सृजन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। उस सूक्त का, उस ग्रंथ का, उस पुस्तक का नाम है नासदीय सूक्त। इसमें चर्चा किया गया है ब्रह्मांड के सृजन के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा किया गया है। इस तरह से 36 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, है ना। लुसेंट का श्री गणेश हो रहा है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य सूक्त में चर्चा की गई है। जो सूर्य सूक्त ग्रंथ है उसमें चर्चा की गई है विवाह श्लोक की, वैदिक समाज की, नदियों की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक की चर्चा की गई है ना। जो सूर्य सूक्त ग्रंथ है उसमें विभिन्न प्रकार के विवाह के श्लोकों के बारे में चर्चा किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये सब नहीं, है ना। जो विवाह के श्लोक है वो सारे श्लोकों की विस्तार से चर्चा जिस ग्रंथ में किया गया है उस ग्रंथ का नाम है सूर्य सूक्त। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई बहनों? सूर्य सूक्त नाम है, सूर्य सूक्त नाम है ना। चलिए आगे। कोई पूछे मेरे दीवानों को कि रे विभिन्न प्रकार के विवाह श्लोकों की चर्चा किस सूक्त में की गई है, तो बोल देना मेरे दीवानों कि सूर्य सूक्त में चर्चा किया गया है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की चर्चा की गई है?
ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की चर्चा की गई है? 10वें मंडल में, 11वें मंडल में, 12वें मंडल में, 13वें मंडल में, है ना? है ना? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के 10वां मंडल, 10वां मंडल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? 4 वर्णों के बारे में बताया गया। जैसे ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, क्षत्रिय के बारे में बताया गया है, वैश्य के बारे में बताया गया है और शूद्र के बारे में बताया गया है ना? तो इन चारों जातियों के बारे में जो बताया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल 4 वर्णों के बारे में बताता है और 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मुख्यतः 4 वर्णों के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में चर्चा किया गया है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे या ना रहे मत रोना कोई, है ना? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, 4 जातियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के 10वां मंडल में। याद रखेंगे, है ना? चलिएगा, अगला प्रश्न है, अधन्य शब्द का प्रयोग है ना? ये जो शब्द है अधन्य, है ना? इस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है, भैंस के लिए, सुअर के लिए या हरिण के लिए, है ना? तो यहां पर हो जाएगा अधन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है ना? गाय के लिए। अधन्य का मतलब है ना मारे जाने योग्य, है ना? ना मारे जाने योग्य। अधन्य का शब्द क्या जाएगा? ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, है ना? तो याद रखेंगे कि अधन्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए हुआ है। गाय एक है ना जो ना मारे जाने योग्य पशु है ना? हम लोग गाय को माता भी मानते हैं, है ना? चलिएगा, आगे बढ़ते हम लोग। चलिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, ईसवी, A+B, इनमें से कोई नहीं। जब ईसा मसीह जी का जन्म नहीं हुआ था तो हम लोग क्या बोलते थे? तो हम लोग बोलते थे ईसा पूर्व बोलते थे, है ना? जब ईसा मसीह जी का जन्म नहीं हुआ था हम लोग ईसा पूर्व बोलते थे, BC बोलते थे, है ना? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन नंबर 41। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे हम लोग। ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ। जब ईसा मसीह जी का जन्म हो गया तब क्या आरंभ हुआ? ईसवी का प्रयोग, है ना? ईसा पूर्व का प्रयोग, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो जब ईसा मसीह जी का जन्म हो गया तब ईसवी का प्रयोग होना शुरू हुआ, है ना? जब इनका जन्म हो गया तो किसका प्रयोग होना शुरू हो गया? ईसवी का प्रयोग होना शुरू हो गया, है ना? चलिएगा आगे, अगला क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन विंसेंट आर्थर स्मिथ, BN रॉय, इनमें से कोई नहीं, AK रॉय, है ना? थोड़ा सा ऑप्शन का फेरबदल है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक माने जाएंगे, है ना? समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है?
तो आपको याद रखना है विंसेंट आर्थर स्मिथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 44, वामन अवतार के 3 पात्रों के प्रतिनिधित्व स्रोत है ना। वामन अवतार जो भगवान श्री का अवतार माना जाता है, भगवान हरि का अवतार माना जाता है, इनके बारे में चर्चा कहां किया गया है ना। इनके बारे में चर्चा कहां किया गया है, ऋग्वेद में, उपनिषद में या पुराण में, है ना। तो इनके बारे में जो चर्चा किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है ना। वामन अवतार जो श्री हरि का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, इनके बारे में जो चर्चा किया गया है वो ऋग्वेद में भी चर्चा किया गया है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, वामन अवतार भाग्यवान के किस रूप का माना जाता है ना। वामन जो अवतार है वो भगवान के किस रूप को माना गया है, श्री हरि रूप को माना गया है, शिव को माना गया, गणेश को, कार्तिक को, है ना। तो जो वामन अवतार है वो भगवान के श्री हरि रूप को माना गया है ना। किस रूप को माना गया है, श्री हरि रूप को माना गया है। कौन सा अवतार, वामन अवतार, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र, है ना, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी बार चर्चा की गई है। जो ऋग्वेद पुस्तक है उस पुस्तक में इंद्र भगवान के लिए कितनी बार चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है 250 बार, 200 बार, 251, 400। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 बार चर्चा किया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, है ना, 47, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी बार चर्चा की गई है ना। कितनी बार चर्चा की गई है, ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा की गई है ना। याद रखेंगे, ऋग्वेद में अग्नि के लिए, आग के लिए कितनी बार चर्चा की गई है ना। 400, 250, 280 या 200, है ना। यहां ऑप्शन 200 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 बार चर्चा किया गया, 200 बार चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। किसके लिए, अग्नि के लिए, और इंद्र के लिए 250 बार, है ना। चलिए अगला है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, है ना। जो यजुर्वेद है उसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, है ना। होर्त बोलते हैं, है ना, अर्धव्यू बोलते हैं, होर्त बोलते हैं, या फिर अर्धव्यू बोलते हैं, या उद्रातु बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको बोलते थे अर्धव्यू। क्या बोलते थे, अर्धव्यू बोलते थे। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, है ना। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धव्यू कहा जाता है, अर्धव्यू कहा जाता है ना। चलिएगा, होर्त किसको, तो होर्त जो है वो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं ना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होर्त बोलते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अर्धव्यू बोलते हैं, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, यजुर्वेद में चर्चा की गई है, बलि के बारे में चर्चा किया गया है, यज्ञों के नियम के बारे में चर्चा किया गया है, A+B, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यजुर्वेद में बलि के बारे में चर्चा किया गया है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधानों के बारे में चर्चा किया गया है ना। कहां पर चर्चा किया गया है, यजुर्वेद नामक ग्रंथ में चर्चा किया गया। किसकी किसकी चर्चा की गई है, बलि की चर्चा की गई है और यज्ञों के नियम, विधि व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया। कहां, यजुर्वेद में, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A+B, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 51, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। यजुर्वेद वर्णित है गध एवं पद में, गध में, इनमें से कोई नहीं। तो जो यजुर्वेद है वो गध एवं पद
दोनों में वर्णित है ना, गद्य में भी वर्णित है और पद्य में भी वर्णित है। कौन? यजुर्वेद, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णित है, तो वो कौन हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन मैत्रेयनी संहिता, पुरुष सूक्त, शतपथ ब्राह्मण या ऋग्वेद से, है ना, या ऋग्वेद से, है ना। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री की सबसे खराब व्यवस्था के बारे में किस ग्रंथ में चर्चा मिलती है? स्त्रियों की सबसे खराब स्थिति के बारे में चर्चा किस ग्रंथ में की गई है ना। तो इसका चर्चा जो किया गया है वो मैत्रेयनी संहिता में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति के बारे में जो चर्चा किया गया है वो मैत्रेयनी संहिता में चर्चा किया गया है ना। बात समझ में आ गया ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 53, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है अर्धांगिनी, स्त्री, पुरुष, इनमें से कोई नहीं, है ना। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है अर्धांगिनी, स्त्री, पुरुष, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी के बारे में मिलता है। अर्धांगिनी यहां पर पत्नी को कहा गया है ना। चलिएगा, तो अर्धांगिनी जो शब्द है इस शब्द की चर्चा, है ना, कहां पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है ना। अर्धांगिनी पत्नी को कहा जाता है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है, 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है कठोपनिषद में, है ना, जबलोपनिषद में, आर्णयक में, पुराण में, है ना। तो 4 आश्रमों के बारे में जो चर्चा मिलता है वो जबलो उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों की अगर चर्चा की बात की जाएगी तो कहां पर की गई है? जाबलो उपनिषद में किया गया है ना। जाबलो उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, मनुस्मृति किस काल की मानी जाती है? मनुस्मृति किस काल की मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है संगम काल की, शुंग काल की, मौर्य काल की या गुप्त काल की, है ना। तो जो मनुस्मृति है वो शुंग काल की मानी जाती है। ये ग्रंथ है मनुस्मृति, है ना। इस मनुस्मृति में शुंग काल के बारे में चर्चा किया गया है। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बारे में चर्चा किया गया। कहां पर? मनुस्मृति में, है ना। किस काल में मनुस्मृति मानी जाती है? शुंग काल की मानी जाती है ना, शुंग काल की। अगला क्वेश्चन नंबर 56, नारद स्मृति किस युग की जानकारी देता है? जो नारद स्मृति ग्रंथ है ये किस काल, किस समय के बारे में जानकारी देता है ना। पहला ऑप्शन गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। तो जो नारद स्मृति ग्रंथ है ये गुप्त काल के बारे में बताता है। गुप्त काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, गुप्तकालीन समय के बारे में बताती है ना। तो नारद स्मृति जो है, जो नारद स्मृति ग्रंथ है, इस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में चर्चा किया गया है ना। गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया। कहां? नारद स्मृति नामक ग्रंथ में, है ना। चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 57, सामवेद, साम का अर्थ, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है, यज्ञ होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। तो साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान, है ना, गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? गान। 57 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो सामवेद में जो चर्चा की गई है वो संगीत की चर्चा की गई है ना। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? संगीत की चर्चा की गई है। सामवेद में जो साम अर्थ है उसका अर्थ होता है गान, और सामवेद में जिसकी चर्चा की गई है उसका नाम है
संगीत, है ना। तारारंपम की चर्चा की गई है कहां पर, तो सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है, सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। जो सामवेद जो ग्रंथ है उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, है ना। उद्रातु कहते हैं, है ना, उद्रातु कहते हैं, होर्थ कहते हैं, ए प्लस बी, इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रातु कहा जाता है ना। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्रातु बोलते हैं। होर्थ किसको बोला गया है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्थ बोला गया है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्रातु बोलते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 59, सामवेद में कितने सूक्त हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 1810, 1805, 1806, 1809। तो इसका सही जवाब होगा सामवेद में 1810 सूक्त हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 60, संगीत का जनक, संगीत का जनक, संगीत का जनक माना जाता है, संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को, सामवेद को, पुराण को, अथर्ववेद को, है ना। तो ऋग्वेद का जनक सामवेद को माना जाता है। ऋग्वेद का जनक किसको माना जाता है, सामवेद को माना जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के, है ना, एक पेज में, है ना, कुल मिला के एक पेज में, अच्छा एक मिनट, है ना, कुल मिला के एक पेज में, एक पेज में कुल मिला के 60 क्वेश्चन था, है ना। उस 60 क्वेश्चन में जो कुछ भी था छोटा मोटा, जीरो से लेके हीरो, सब कुछ बता दिया गया। तो एक पेज के लुसेंट में 60 प्रश्न निकले, जो आज आपको इस वीडियो में बताया गया है। आप इस वीडियो को देखेंगे, सारा का सारा एक पेज में जितना भी प्रश्न है वो आपके सीधे खोपड़ी में चला जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आपको लुसेंट के निचोड़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह के लुसेंट के निचोड़ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक नए वीडियो लुसेंट के अगले पेज के साथ, है ना।